नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में हम बात करेंगे तेलंगाना की, जहां चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया है। प्रशांत किशोर इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए माहिर माने जाते हैं। क्या वजह रही है उनके साथ जाने की, दोनों के एक साथ आने की? इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, अजय ठाकुर और औरंगजेब नक्शबंदी, और इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता एम शशिधर रेड्डी, जो हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। शशिधर रेड्डी साहब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। सबसे पहले हम औरंगजेब के पास जाएंगे, औरंगजेब से पूछेंगे आखिरकार हुआ क्या है हैदराबाद में। जो गुपचुप गुपचुप हम बात सुन रहे थे, आज वो जाहिर हो गई है, तो क्या हुआ है एग्जैक्टली? राजेश, मैं आपको 2018 पे 18 पे ले जाता हूँ। जैसे ही तेलंगाना में इलेक्शन चुनाव हुए और टीआरएस जीत गई इलेक्शन, केसीआर वापस आए, तो उनका एक नेशनल एम्बिशन जाग गया उनमें, और उन्होंने एक फेडरल फ्रंट की बात की। उस टाइम उन्होंने कहा कि एक फेडरल फ्रंट बनाते हैं और 2019 में साथ में सारी अपोजिशन लड़ेंगे, लेकिन माइनस कांग्रेस, और माइनस ऑब्वियसली बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रहे थे। तो उन्होंने एक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक फेडरल फ्रंट की बात कर रहे थे। लेकिन फिर वो टेक ऑफ नहीं हुआ। वो उनका जो प्रपोजल था, वो जो प्रोजेक्ट था, वो आगे, बिकॉज कई लोग उसमें ज्यादा टेकर्स नहीं थे उस प्रपोजल के। तो वो उनके बाद उन्होंने जो जैसे 2019 का चुनाव हुआ, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब क्या हुआ कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि बीजेपी की नजर तेलंगाना पे है। हमने हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन देखे, उसके बाद एक बाई इलेक्शन अभी हुआ जहां टीआरएस में थे, बहुत वरिष्ठ नेता थे उनके, इटाला राजेंद्र, वो जाके बीजेपी में शामिल हुए और वहां से वो उन्होंने अपना बाई इलेक्शन जीत गया। उसके बाद अब बीजेपी की पूरी नजर तेलंगाना पे है। ये अभी कुछ स्टेट्स हैं जहां बीजेपी ने कुछ ज्यादा कर नहीं पाई है, तो अब इनको कहीं ना कहीं एक थ्रेट दिख रहा है बीजेपी में। देखिए, एक चीज हमें याद भी रखना चाहिए कि जितने भी बिल्स हुए हैं अभी तक पार्लियामेंट में, उसमें 2014 के बाद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टीआरएस कई बिल्स को सपोर्ट भी किया है बीजेपी की सरकार के। तो 2000 अब जब हमने हाल ही में देखा कि जब से बीजेपी एग्रेसिव हो गई है तेलंगाना में, अब उनको एक लगा है कि मैं इसको काउंटर करूं। तो काउंटर कैसे करेंगे कि हम एक थर्ड फ्रंट की बात इन्होंने स्टार्ट करी। तो हाल ही में ये गए, महाराष्ट्र गए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले, शरद पवार से मिले, और एक गुट बनाने की बात की कि हम एक बीजेपी को क्रेडिबल अल्टरनेटिव देंगे, क्योंकि कांग्रेस नहीं दे पा रही है, जो कांग्रेस फेल हो चुकी है क्रेडिबल अल्टरनेटिव देने में। तो वहां से लौट के आए हैं। तो उसके बाद ये अब अपनी इमेज को बिल्डअप करने के लिए और अपना एक, जैसे आप देखोगे कि प्रशांत किशोर जब जाते हैं तो एक माहौल बना देते हैं, चाहे जैसे भी हो तो माहौल बना देते हैं। तो अपना एक माहौल बनाने के लिए उन्होंने उनको रोपिन किया है, और उनका अब इमेज कंसल्टेंट हो गए हैं। उनके पार्टी के अब कैंपेन, ग्राउंड सर्वे, ये सब देखेंगे वो। तो बेसिकली देखिए, केसीआर की अब निगाहें जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। तो कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि कांग्रेस में अब राहुल गांधी अभी तैयार नहीं है, या लोग उनको अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर मैं आके आ सकता हूँ, मैं सामने आ सकता हूँ। तो वो एक नेशनल एम्बिशन उनको ये कराने पे मजबूर की है। राजेश, मैं रेड्डी साहब के पास जाना चाहूंगा। रेड्डी साहब, औरंगजेब ने कहा कि केसीआर जो है अपने आप को प्रधानमंत्री के पद पे दावेदार के तौर पे देख रहे हैं। आप सहमत है इस बात से? वेल, केसीआर साहब तो बड़े एम्बिशियस हैं, उसमें कोई किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले बार बात चलाया था फेडरल फ्रंट की, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट वाली बात चलाई थी, उस वक्त सभी जो मुख्य नेता थे, चाहे वो डीएमके हो या टीएमसी हो या एनसीपी हो, उन्होंने साफ कह दिया था कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बन सकती।
इस बार दोबारा, फिर उसके बाद रह गए, वो उसको छोड़ दिया। जब मोदी जी की दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और ज्यादा ताकत के साथ वो आए, तो ये केसीआर साहब ऐसे हैं कि उनके खिलाफ 3 सीबीआई केस हैं, अब ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, आपने जैसे कहा कि शायद उनको कुछ थ्रेट लग रहा है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि उनका ग्राफ बहुत गिरा हुआ है। और दूसरा, उनको घर में उनके प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर, के उनके बेटे को सीएम बनाकर वो हट जाए यहाँ से। तो उसके लिए भी एक ऑनरेबल एग्जिट चाह रहे हैं और यहाँ से चलिए अब अपना ट्राई कर रहे हैं। नेशनल एम्बिशन, प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, यहाँ से हटने वाली बात उनकी है। लेकिन पिछले दिनों में एक यहाँ के एक मुकामी पेपर में एक कार्टून आया था। मैं समझता हूँ कि जो इनकी कोशिश रही, मैं समझता हूँ, ये मैं बताता हूँ कार्टून, इसमें बीजेपी के दरवाजे को तोड़ने के लिए 3 लोग खड़े हैं, केसीआर, ममता बनर्जी और स्टैलिन, और उसके पीछे कहा गया है वी हैव नो नीड फॉर द हैंड टू पुश टू डिलीवर द पुश। लेकिन ये लोग थके हुए हैं। तो ये चलिए कोशिश है, ये दिस इज समथिंग विच विल नॉट मटेरियलाइज, विच विल नॉट फ्रक्टिफाई। यहाँ पर उनकी हालत ठीक नहीं है। बीजेपी से उनको थ्रेट लग रहा है, इसीलिए कि कांग्रेस जिस तरह से आगे उभर कर आना चाहिए यहाँ पर नहीं आ पाई। कुछ बीजेपी की वैसी बुनियादी ताकत नहीं है। ये सब इनका एक गेम प्लान है। बीच में जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने कह दिया था कुछ ऐसी बातें जो नहीं कहना चाहिए था, सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ जब राहुल जी ने पूछा था कि कहा कि आपके पेटर्निटी का क्या प्रूफ है, मतलब बहुत गिरी हुई बात उन्होंने कहा। और ताजुब की बात है, जो केसीआर साहब थे जो खुलकर आए, हिमंत बिस्वास को कंडेम किया है, क्रिटिसाइज किया है। तो ये सब उनकी चाल चल रही है, वो चाल चल रहे हैं। वो यहाँ पर ही इज ऑन अ डिफिकल्ट टर्फ और ही वांट्स टू सेंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स। जो भी है, but this federal fund is not going to be successful. It cannot succeed without the presence of Congress. And let us how things move on. प्रशांत किशोर आए हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। शरद पवार जी से जो केसीआर साहब ने मिला, तो ये भी बाहर आया, मीडिया में भी आया, और काफी लोगों ने ये बताया कि इनकी एक नई स्ट्रैटेजी है नीतीश कुमार को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए उनको प्रपोज करे। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या इनका वो कहते हैं ना, निशाना कहीं, निगाहें कहीं और, या कहीं निगाहें कहीं और निशाना कहीं और। तो देखना पड़ेगा। केसीआर इज ए वेरी डिफिकल्ट मैन टू अंडरस्टैंड। ये कोई भी बात कुछ भी बोल देते हैं, आज कुछ बोल देते हैं, कल कुछ और बोल देते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी की बात काफी यहाँ पर ठीक नहीं है, हालात यहाँ पर। so let us see. मैं प्रशांत किशोर पे जाना चाहूंगा। प्रशांत किशोर जो हैं वो कहते हैं कि जो जीतने वाला घोड़ा होता है वो पहले से ही उसको पहचान लेते हैं और उस पर दांव लगाते हैं। उसके साथ जीतने वाला घोड़ा जब जीत जाता है तो उसके साथ साथ प्रशांत किशोर का भी बाजार में भाव ऊंचा हो जाता है। लेकिन ऐसा ही कुछ जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो हाँ वो ममता बनर्जी की मदद कर रहे थे और ममता बनर्जी जो है, मीडिया में बहुत हल्ला था बीजेपी का, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। ममता बनर्जी दोबारा जीत गई और उसका फायदा प्रशांत किशोर को पहुंचा। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी के घर में खटपट शुरू हो गई। इल्जाम आया प्रशांत किशोर पे। प्रशांत किशोर ने टीएमसी को गोवा में एंट्री दिलवाई। गोवा में क्या हुआ जिसका नतीजा जो है बंगाल तक, जिसका नतीजा, जिसकी खटपट की सुनवाई जो है, आवाज जो है कलकत्ता तक पहुंच गई। इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ गोवा से जुड़े हैं अजय ठाकुर, पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, रिपोर्टर रहे हैं, एडिटर रहे हैं, एनालिस्ट हैं। बताइए अजय।
सबसे पहली बात तो ये है कि जहां जहां प्रशांत किशोर जाते हैं, आप उनके पीछे चल रही वो एक पतली सी वो सैफरन, वो भगवा रंग का जो धागा है, वो जहां जहां जाते हैं उसको भी आप ध्यान से देखते रहें। प्रशांत किशोर जो है वो एक ना हम लोग बच्चे थे तब वो देखा करते थे कि वो एक रेहड़ी वाला आता था, कभी वो भाजी बेचता था, तो कभी वो कपड़े बेचता था, कभी वो बर्तन बेचता था। प्रशांत किशोर कुछ ऐसे ही हैं, कभी वो जनता दल यूनाइटेड को बेचते हैं, कभी भाजपा को बेचते हैं। यहाँ पे वो टीएमसी बेचने के लिए आए थे। प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने गोवा को एक बहुत ही छोटा सा कुछ टापू नुमा जगह समझा, और आके जो है वो गली गली मोहल्ले में जो है हर जगह जो है ममता बनर्जी का चेहरा जो है वो घर घर के बाहर में जो है, आप घर से बाहर निकल के देखे तो एक पोस्टर लटका हुआ है। अब इस तरह से जो है आप किसी को बेचते नहीं है। जब आपकी अपनी पार्टी नहीं है यहाँ पे, आप जो है किसी दूसरे प्रदेश से, किसी दूसरे प्रदेश की सक्सेसफुल लीडर को आप यहाँ पे आके पुश कर देंगे और आप कहेंगे कि भाई यही सक्सेसफुल लीडर जो है वो आपका यहाँ का जो है वो भविष्य जो है वो तय करेगा। तो क्या होता है कि लोग बहुत कन्विंस नहीं होते हैं। हमारे यहाँ गोवा में यहाँ के चुने हुए नेता को तो नेता जो है हमारा होके रहता नहीं है, और रातों रात वो पाला बदल लेता है। तो ये यहाँ से ये बंगाल से दूसरे ही उनके प्रशांत किशोर के दूसरे भी क्लाइंट है आम आदमी पार्टी, वो भी यहाँ पे हैं। तो वो भी दिल्ली से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा मामला ऐसा हो गया कि दोनों की दोनों, और वही फॉर्मेट जो प्रशांत किशोर जो है, मैं आपको बताऊं राजेश, उनकी एक फॉर्मेट है, आप देखिएगा, वो हमेशा एक व्यक्ति विशेष के चारों तरफ वो फॉर्मेट बना रहता है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर थे, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के चारों तरफ थे, अपने यूपी देखा ही है, पूरे देश भर में मोदी जी थे। तो और ऑफ कोर्स बंगाल में जो है वो ये था, ममता बनर्जी थी। खाली फर्क ये हुआ कि जब वो गोवा आए तो उन्होंने सोचा कि वो मॉडल जो है, और हाँ ऑफ कोर्स अरविंद केजरीवाल को ना भूला जाए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ही चारों तरफ आम आदमी पार्टी का जो है वो कैंपेन बनाया था। तो ये व्यक्ति विशेष वाली जो है वो चीज है, यहाँ पे जो है वो गोवा में जो है वो उतनी वो नहीं चलती है। यहाँ पे बड़े बड़े कटआउट, लोगों का बड़ा बड़ा चेहरा कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। शायद यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे इस बार अपने पूरे के पूरे कैंपेन में किसी का चेहरा नहीं दिखाया, सिर्फ अपने हाथ के सिंबल का ही दिखाया, क्योंकि सब जानता है यहाँ पे वो नहीं चलती। और वैसे भी क्या हुआ है कि प्रशांत किशोर, मैं आपको बताऊं, एक फंडामेंटल गलती करते हैं। ठीक है, वो हर बार जो है वो जो ट्रेन पहले जा रही है या जो बस सबसे पहले खुल रही है, हमेशा उस पर ही चढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब वो गोवा आए थे तो वो एक ऐसी नई ट्रेन को लेके आए थे जिसके लिए पटरी नहीं थी यहाँ पे, एक ऐसे बस को लाए थे जिसके लिए जगह ही नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे मुंह की खाएं एक एक करके जो है वो, और आखिरकार उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जितने दूसरे पार्टी के लेफ्ट ओवर्स थे, जो कि दूसरा पार्टी चाहता था कि हमें छोड़ के चले जाए, वो सारे के सारे लोगों को उन्होंने खड़ा कर दिया। तो उन्होंने नया कुछ नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ यही कर रहे हैं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाली काम कर रहे हैं, और जो जीता हुआ घोड़ा है सिर्फ उसके ही बगल में खड़े रहते हैं। जी राजेश, मैं औरंगजेब के पास जाना चाहूंगा। औरंगजेब, अजय ने भी ये बात बोली, जीता हुए घोड़े पे हमेशा पहले से जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उसमें प्रशांत को दाव लगाते हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं हुआ है। उत्तराखंड में हरीश रावत, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कैंपेन ऐसा, और अरविंद केजरीवाल तो प्रशांत किशोर ना भी रहते तो भी अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में दोबारा से जीतने वाले थे। बिल्कुल, देखिए हरीश रावत दो जगह से, इनका मशवरा था, उनको दो जगह से लड़े, दोनों जगह से हार गए। और यूपी का तो हाल हमने देखा ही 2017 का, ऐसी हालत होगी कांग्रेस की कि 7 सीटों पे सिमट गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस रेट, देखिए आंध्र प्रदेश में गए, जगन मोहन रेड्डी ऑलरेडी काम कर रहा था, तो काफी काम किया था उन्होंने।
ऐसा नहीं है कि वो रातों रात उनको आए प्रशांत किशोर और लीडर बना के ऊपर कर दिया काफी। और वो भी जब 2014 का इलेक्शन था, बड़ा नैरोली हार गए थे। तो ऐसा बहुत ही ज्यादा ये नहीं है कि सक्सेस हर जगह है। और जब जो अजय ने बात की कि बिल्कुल जीतने वाले घोड़े पे ही वो दांव लगाते हैं। आप ये देखिए राजेश की कुछ महीने पहले यही प्रशांत किशोर कांग्रेस में जाना चाहते थे और बड़ा अच्छा पद मांग रहे थे कांग्रेस लीडरशिप से। फिर कांग्रेस लीडरशिप ने बात की लोगों से, मेरे ख्याल से रेड्डी साहब से भी की होगी उस बारे में। तो कई लोगों का इनपुट था कि ये आप गलती करोगे, ये तो एक कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट है, ये तो कैंपेन का ही बता सकते हो, तो इसको आप या तो कैंपेन के लिए ही बुलाया करो, लेकिन पार्टी में जगह मत दो। जिसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस लीडरशिप ने इनको ड्रॉप कर दिया, वो आइडिया ही ड्रॉप हो गया। उसके बाद वो वेंजेंस में उन्होंने ममता बनर्जी को घुमा दिया जी सब जगह कि ये आप पीएम कैंडिडेट है। अच्छा, वो भी टेक ऑफ रहे। देखिए, एक चीज मानने की बात है कि कांग्रेस, चाहे आप माने ना माने, पैन पैन इंडिया प्रेजेंस है। तो आपको विदाउट कांग्रेस आप ऑपोजिशन फ्रंट नहीं बना सकते, जो कि ममता बनर्जी को शिवसेना ने कहा। देखिए, शिवसेना एक नई पार्टनर है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन वो ये मानने को भी तैयार है कि नहीं, पैन इंडिया प्रेजेंस कांग्रेस का ही है, इनके कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनने वाला है। तो अब जो है वो केसीआर पे दाव लगा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का अगर, अच्छा आपको मैं एक बात बता दूं, शायद आपको याद नहीं होगा, एक बार नीतीश कुमार ने जब इनको ड्रॉप किया जनता दल यूनाइटेड के वाइस प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुझे अमित शाह ने बोला कि इनको अपने पास रखो। ठीक है, तो उसका डिनायल आज तक हमने सुना नहीं है कोई, क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था। तो बड़े ही एक अद्भुत कैरेक्टर है। तो और जैसा आपने कहा, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ राजेश। मैं रेड्डी साहब के पास वापस जाना चाहूंगा। रेड्डी साहब, कांग्रेस जो है वो एक शशोपंच की हालत में है। हम बात कर रहे हैं एक घोड़े पर जिस पे दाव लगाने की। और कांग्रेस में आप तमाम बातें कर लीजिए, एकमात्र घोड़ा जिस पे दाव लगाया जा सकता है वो राहुल गांधी है, लेकिन वो घोड़ा जो है वो हिलने को तैयार नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, अभी जो हुआ है आज तक या जो नजर आ रहा है, लेकिन एंटायर ऑपोजिशन में सिर्फ राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्होंने जम के मोदी के खिलाफ बोलते रहे। और जो आने वाले चुनाव में जो बात रहेगी, ये मोदी वर्सेस द रेस्ट होगा। और ही इज द मोस्ट आउटस्पोकन पर्सन अमंग द ऑपोजिशन। जिस तरह से उन्होंने सब गलतियों को, इतने सवाल उठाए, सब बातें कहते आए, और सारे ऑपोजिशन वाले भी ये इस चीज को मानते हैं कि राहुल गांधी ने मतलब बहुत डट के मोदी का मुकाबला, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। अभी वक्त है, समय है, आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ मार्च 10 तारीख एक बहुत ही अहम दिन होगा। जैसे हम सब, जैसे बंगाल का भी काफी एक डिसाइसिव लोगों ने मत दिया बीजेपी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में और 4 अलग राज्यों में भी कैसे नतीजे आएंगे, ये सब आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति चलेगी, कैसे रीओरिएंटेशन होगा, क्या क्या हो सकता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी क्रूशियल फेज। और आने भी 10-12 दिन रह गए हैं। उसके बाद एक अलग पिक्चर सामने आ सकता है और थिंग्स विल कीप चेंजिंग। आप राहुल गांधी से कब तक उम्मीद रखेंगे? 2004 से हम देख रहे हैं कि अब वो 24/7 मोड में आ जाएंगे, क्योंकि उनके सामने जो पार्टी है जो कि 24 घंटे सिर्फ राजनीति करती है और एक रिडाउटेबल इलेक्टोरल मशीन है, चुनाव जीतने वाली मशीन है। और राहुल गांधी जो है उनके सामने
इंतजार, मतलब एक हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल है जिसका टाइटल है कब तक पुकारूं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कब तक राहुल गांधी को पुकारते रहेंगे कि अब आ जाइए और हमारा नेतृत्व कीजिए? देखिए अभी बदलाव होने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव भी होने वाले हैं, ये सब चीजों का। और मैं कह रहा हूं कि ये मार्च 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे, काफी कुछ बदलाव मैं समझता हूं कि राजनीति में हमको देखने के मिलेंगे। और जरूर राहुल गांधी के सामने जो चुनौती है उस चुनौती को वो स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे, जैसे बगैर कांग्रेस के किसी मतलब पार्टी के कोई ऑपोजिशन फ्रंट नहीं बन सकती, सभी लोगों का यही मानना है। तो देखिए कैसे हालात बनते हैं। और मुझे तो विश्वास है कि हालात कांग्रेस के लिए राहुल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। जी, आखिरी सवाल औरंगजेब से। बात शुरू हुई थी प्रशांत किशोर से, प्रशांत किशोर पे ही खत्म करेंगे। औरंगजेब, प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का स्पेस छोड़ रहे हैं, फुल टाइम राजनीति में जाने वाले हैं, और ये फिर से केसीआर उनके क्लाइंट के तौर पर सामने आ गए। कितना भरोसा किया? देखिए उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आईपैक, तो उसके पीछे ही वही काम कर रहे हैं ना। तो अगर आप ये देखेंगे कि उन्होंने ये तो बोल दिया था, लेकिन अब पॉलिटिक्स में भी नहीं आए क्योंकि कांग्रेस ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। क्या वजह रही वो रेड्डी साहब बता सकते हैं ज्यादा। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये रेड्डी साहब ने कहा कि मार्च 10 बहुत क्रूशल है। ये कई लिहाजों से क्रूशल है। आप देखिए जुलाई में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे इस साल, उसके बाद फिर गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन होने वाले हैं इस साल दिसंबर में। तो ये सही मायनों में जो इन्होंने कहा कि बहुत ही क्रूशल है और कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है। देखिए अगर कांग्रेस पंजाब हार जाती है तो एक बहुत बड़ा स्टेट हारेगी। गोवा का अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, या उत्तराखंड की कोई क्लैरिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो वो कहीं सीन में नहीं है। तो एक मणिपुर का भी मैं कह नहीं सकता हूं क्योंकि वहां के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ी एक ये है, बहुत जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए कि इन चुनावों में कुछ ना कुछ अपना दिखाए। खैर यूपी को छोड़ के जो बाकी 4 राज्य हैं उनमें अपना कुछ वर्चस्व दिखाए। अगर नहीं हुआ तो देखिए बहुत कुशल है बीजेपी के लिए भी यूपी जीतना, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनका अपना नुमाइंदा चुनने के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे रेड्डी साहब कह रहे हैं कि 10 तारीख को पता चलेगा, और 10 तारीख के बाद राहुल गांधी क्या स्टेप लेंगे ये बहुत क्रूशल है। और इस साल इनके ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस भी होने वाले हैं सितंबर तक। तो अगर वो अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे, ये तो फिर इस पे फिर इनका भला भगवान ही भला कर सकता है कांग्रेस। औरंगजेब, 10 मार्च का सबको बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेतृत्व को, बीजेपी के नेतृत्व को, सबको 10 मार्च का बेसब्री से इंतजार है। और शायद मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर भी बेसब्री से 10 मार्च के नतीजों का इंतजार कर रहे होंगे। चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का रायसीना रिपोर्ट्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।